नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 13वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास चौथा रहने वाला है। तो आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि का जो विषय है ना, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारे टॉपिक में से ना जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग मैराथन क्लास लेते हुए चल रहे हैं, ताकि हम लोगों का रिवीजन भी हो जाए और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसका भी अच्छे से हम लोग तैयारी कर लें। तो इसीलिए हम लोग ना क्या कर रहे हैं, मैराथन की क्लास के माध्यम से ना जितने भी प्रकार के टॉपिक है उसको कवर करते हुए और रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना, और आप लोगों को जितने भी ये क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ताकि आप लोगों का एग्जाम का जो है ना वो अच्छे तरीके से तैयार हो पाए और आप लोगों का अच्छे से मार्क्स आ पाए। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोगों को ना शिक्षण अभिरुचि के विषय में बता दूं, जब तक कि आप लोगों को ना प्रश्न नेगेटिव नहीं बोले तब तक कि आप लोगों को नेगेटिव नहीं लेना है। हमेशा शिक्षण अभिरुचि के विषय को पॉजिटिव में ही आंसर लेना है आप लोगों को। ठीक है, खास तौर से एग्जाम में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बच्चे कभी गलत नहीं होते, कभी बुरे नहीं होते हैं, कभी ज़्यादा शरारती नहीं होते हैं। शरारती बनाते हैं उसके स्कूल, उसके संस्था, उसके माहौल जो होता है वो। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, बच्चे कभी भी बुरे नहीं होता। जब तक कि प्रश्न ना गलत ना बोला जाए तब तक आप लोगों को आंसर भी गलत नहीं लेना होगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा, लेकिन कर दीजिएगा जी, क्योंकि आप लोगों को इससे 1% भी फ़ायदा मिलता है ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 64 को आप ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसाय के लिए तैयार करना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को अपनाना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को विवेचना एवं तर्कसंगत चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करना। या ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को रोजगार संबंधित जीवन कौशल का विकास करना। तो प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों को विवेचना एवं तर्क संगत चिंतन कौशलों को विकास करने में मदद करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के उच्च लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा मतलब एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ना गणित शिक्षण का जो उच्च लक्ष्य रखा गया है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षार्थियों को विवेचना एवं तर्क संगत चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करना। आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोगों ने कक्षा पहली से लेकर के 10वीं तक की गणित पढ़ा है, और उस गणित पढ़ने का आप लोगों का मकसद क्या? आप लोगों को व्यवसाय करना है क्या, या समाज में सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास करना है क्या? केवल जो करेक्ट इसका जो आंसर होगा ना, आप लोगों को गणित पढ़ने का जो मकसद है ना वो आप में तर्क शक्ति का क्या होता है, तर्क शक्ति जो है ना वो बढ़ता है। अच्छे से आप लोग तर्क संगत तरीके से क्या कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो। और आपके जो कौशल होंगे ना, जो गणित वगैरह बनाने में, किसी प्रकार के जोड़ घटा गुणा भाग सोचने समझने की क्षमता में, तो उसका विकास करने में मदद करता है। खास तौर से एनसीएफ 2005 का जो उद्देश्य था, उनका जो उद्देश्य वो विद्यार्थियों के विवेचना एवं तर्क संगत जो चिंतन कौशल है ना उसको विकास में मदद करना, इसका खास तौर से उद्देश्य रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा बेहतर जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। और एक चीज़ बताऊं, ये जो क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँ ना, इसमें आप लोगों का लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से कूट वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कूट वाले प्रश्नों को प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ना इसी प्रकार से कूट वाला जो प्रश्न है वो लेकर के आते रहता हूँ मैं। ठीक है, चलिए
चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को आप ध्यान से पढ़िए। बालकों के वर्गीकरण और उसके प्रमुख लक्षणों को जोड़ा बनाइए। तो एक तरफ बालकों का वर्गीकरण करके दिया है और एक तरफ प्रमुख लक्षण दिया है। ए करके दिया है प्रतिभाशाली, बी रचनात्मक, सी पिछड़े हुए और डी अधिगम अयोग्य और ई मानसिक रूप से मंद। और प्रमुख लक्षण करके दिया है पहला निम्न बुद्धि वाले, दूसरा समस्यात्मक वाचक, तीसरा औसत से पीछे, चौथा आविष्कारक और पांचवा इसमें दिया है उच्च बुद्धि वाले। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है, एटलीस्ट गेस कीजिए आप लोग, फिर मैं आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो बालकों के वर्गीकरण और उसके लक्षणों को जोड़ा बनाइए करके बोला है और इसमें बालकों का वर्गीकरण और एक तरफ उसमें प्रमुख लक्षण दिया है। तो एक देखो प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली जो बालक आएगा वो उच्च बुद्धि लब्धि वाला बालक आएगा ना, मतलब उच्च बुद्धि वाले बालक आएगा। और उच्च बुद्धि वाले बालक की अगर आईक्यू के बारे में बात करें तो वो कितना होता है, जैसे प्रतिभाशाली बालक हो गया तो उसका जो बुद्धि होता है वो 120 से लेकर के 140 के आसपास रहता है ना, तो उसे प्रतिभाशाली बालक या उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक भी कहते हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में बताया था। चलिए उसके बाद बी को देखो रचनात्मक, रचनात्मक जो बालक होगा वो आविष्कारक होगा, मतलब ना नया नया चीज़ को क्या करेगा, आविष्कार करेगा, खोजबीन करेगा, तो वो रचनात्मक क्रिएटिविटी बालक कहलाएगा जो आविष्कार करता है। तो रचनात्मक जो होगा वो आविष्कारक में आ जाएगा। उसके अलावा सी को देखो पिछड़े हुए, तो पिछड़े हुए जो बालक आएगा ना वो इसमें औसत जो से पीछे है ना वो आ जाएगा। क्या? तो पिछड़े हुए जो बालक आएगा वो औसत से पीछे आ जाएगा, ये जो बालक है वो है ना जिसे पिछड़े हुए बोलेंगे। जिसका आईक्यू अगर ना 85 से कम है तो वो क्या कहलाएगा, मंद बुद्धि वाला बालक या पिछड़े हुए बालक कहलाता है। तो ध्यान रखना आप लोग इसके बारे में। उसके अलावा डी अधिगम अयोग्य, तो अधिगम अयोग्य जो बालक होंगे वो क्या होगा, तो वो समस्यावाचक होगा। क्या? तो समस्यावाचक जो बालक होगा वो अधिगम अयोग्य होगा। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग होता है, सीखना होता है। तो कोई भी बालक अगर सीखने में कमज़ोर होगा, अयोग्य होगा, तो उसमें क्या है वो समस्यावाचक होगा, मतलब समस्याग्रस्त बालक होगा। उसी प्रकार से ई मानसिक रूप से मंद, तो जो बालक मानसिक रूप से मंद होगा वो निम्न बुद्धि वाला बालक कहलाएगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं और आप लोगों को ना इसका जो पीडीएफ है तुरंत ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 56 को आप ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? पहला दिया है कला शिक्षा, दूसरा दिया है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, तीसरा काम और शिक्षा और चौथा शांति के लिए शिक्षा। कूट करके दिया है ऑप्शन ए केवल 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीएफ 2005 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठचर्या क्षेत्रों में भी महत्व देता है? तो जो अलग अलग क्षेत्रों में महत्व देता है ना वो पहला हो जाएगा कला शिक्षा, मतलब आपके अंदर क्या क्या स्किल है उसको निखारने का भी काम कौन करता है, तो एनसीएफ 2005 वो उसका उद्देश्य रहता है, ठीक है, तो वो महत्व देता है इनको। दूसरा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, तो आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से बनाए रखा जा सकता है और आपको शारीरिक शिक्षा किस प्रकार से दिया जा सकता है ताकि आप अपने शरीर का देखभाल कर पाओ, तो इस विषय पर भी ध्यान देता है जो एनसीएफ है वो। उसके अलावा काम और शिक्षा, आप आगे चल करके क्या काम करोगे, किस प्रकार से आप लोगों को काम के लिए शिक्षा प्रदान किया जाएगा, इसके बारे में भी एनसीएफ 2005 सोचता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। और एनईपी 2020 के बारे में थोड़ा सा बताऊँ ना, तो एनईपी 2020 जो है ना वो काम और शिक्षा पर बल देता है
और ना, और जो व्यावसायिक शिक्षा है वो किस कक्षा से शुरू करते हैं, एनसीएफ 2020 जो है उसका मानना है। तो वो कक्षा छठवीं से ना क्या करता है, व्यावसायिक शिक्षा देना भी शुरू कर देते हैं। मतलब आप आगे चल करके भविष्य में किस प्रकार के व्यवसाय करना चाहते हो, क्या आप बनना चाहते हो, किस फील्ड में आपकी रुचि है, तो ऐसी भी शिक्षा देने को ना एनसीएफ 2005 है ना वो उस अनुशंसा करता है। उसके अलावा जो एनईपी 2020 है ना, वो सबसे ज़्यादा कक्षा छठवीं से मानता है कि उसको व्यावसायिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो ये जो एनईपी 2020 है ना वो खास तौर से मानता है। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा चौथा इसमें हो जाएगा शांति के लिए शिक्षा। तो शांति के लिए, मन की शांति के लिए या आसपास के अपने समाज की शांति के लिए ना, उसको भी शिक्षा पर बल दिया जाता है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 146 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाती है। ए करके दिया है संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालीन सक्रिय भागीदारी, बी उदाहरण स्थापित करना, सी मान्यताओं को परखने की इच्छा, और डी गलतियों को स्वीकार करना। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए बी और डी, ऑप्शन बी सी और डी, ऑप्शन सी सी और डी, या ऑप्शन डी ABCD। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 146 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, A B और C D इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाती है। तो आप अपने आप को यहाँ रख करके देखो और सोचो कि मेरी क्या ऐसी शक्ति होगा जो मेरी विशेषताएं हो जाएगा, मतलब मेरे को आगे और ले जाता है, मेरे को महान बनाता है। तो कौन कौन सा होगा एक शिक्षक के रूप में आप सोचो। तो सबसे पहला इसमें ए हो जाएगा संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय भागीदारी। संस्थागत कहने का मतलब यह है कि आपके स्कूल में ना एक संस्था रहता है ना, एक संस्था की तरह उसको देखा जाता है, और आपके स्कूल में जो भी एक्टिविटी होता है, क्रियाकलाप होता है, उसमें आपका सक्रिय भागीदारी होना चाहिए और पूर्ण भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ की एक सक्रिय क्या हो, शिक्षक हो, इसके वजह से। तो ये आप में होना चाहिए। उसके अलावा भी उदाहरण स्थापित करना। आपको देख करके बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं, और आप क्या करोगे अपने पढ़ाने में भी क्या करोगे, उदाहरण दे करके वास्तविक जो जीवन है उससे जोड़ करके भी पढ़ाओगे उदाहरण के साथ। तो ये भी आप में होने चाहिए, ये जो गुण है वो। उसके अलावा सी मान्यताओं को परखने की इच्छा। तो किसी भी प्रकार की अगर मान्यता है ना तो उसको आपको परखना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते, और परखोगे तभी ना बच्चों को आप बता पाओगे जी कि सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो मान्यताओं को भी परखने की जो इच्छा आपके अंदर जो है ना, वो विशेषताएं एक शिक्षक के रूप में आप में होने चाहिए। उसके अलावा डी गलतियों को स्वीकार करना। अगर मान के चलो एक शिक्षक के रूप में किसी भी प्रकार से आपसे गलती होता है या बच्चों से भी गलती होता है, तो आप अपनी गलती को स्वीकार करना और बच्चों की गलतियों को भी माफ़ करना। तो इस प्रकार की भी जो गलती ना उसको स्वीकार करने की जो इच्छा है ना वो होना चाहिए, वो जो गुण है वो होना चाहिए। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ABC और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ऐसे प्रश्न अगर पूछा जाए ना तो आप अपने आप को वहाँ रखो और रखने के बाद सोचो। अगर आपको बताया ना कि प्रश्न पॉजिटिव वे में है तो हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है, और इसमें चारों ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को समझते हुए चलना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। और एनसीएफ 2005 से ना हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना आप लोगों के सामान्य ज्ञान के विषय में भी एनसीएफ 2005 है, और उसके अलावा आप लोगों का ना शिक्षण अभिरुचि के विषय में भी एनसीएफ 2005 का टॉपिक है, तो दोनों को पढ़ते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 61 को अब ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। ऑप्शन ए हर बच्चे की अनोखी जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना, ऑप्शन बी बच्चे पर केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ने सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना, ऑप्शन सी शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, या ऑप्शन डी बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है।
तो प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है बोला है। तो जो एनसीएफ सहमत नहीं है ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, और ये निगेटिव हो जाएगा। कैसे? तो शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानने का मतलब ये होता है कि एक जो शिक्षक है ना वो अपने स्कूल में मनमर्जी करे। मनमर्जी का मतलब ये होता है जब उनका पढ़ाने का मन करे तो वो पढ़ाए, नहीं करे तो नहीं पढ़ाए, और पढ़ाने आए तो बच्चे चाहे समझे चाहे ना समझे उसका कोई दायित्व नहीं होता, वो केवल अपने मन मुताबिक करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना कहते हैं, या शिक्षक केंद्रित शिक्षक व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गतिविधि होता है उसे शिक्षक केंद्रित व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा पूरी तरह से। और अभी के संदर्भ में यह एनसीएफ 2005 क्या मानता है, तो शिक्षा केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित होना चाहिए या बच्चों के केंद्रित होनी चाहिए। ये आप लोगों को याद रखना है, छात्र केंद्रित होना चाहिए या शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। शिक्षार्थी केंद्रित कहने का मतलब यह है कि ना जो शिक्षक होता है वो बच्चों के प्रति जवाबदेही होता है, और क्या होता है, जो शिक्षक होता है ना जब भी पढ़ाने आएगा तो बच्चों का भी उसमें 50% इन्वॉल्वमेंट होगा और 50% जो शिक्षक है उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। मान के चलो कोई भी अगर टॉपिक शिक्षक पढ़ाएगा तो उस टॉपिक में ना बच्चों को अगर एक्टिविटी के साथ पढ़ाएगा शिक्षक जो है, तो उस एक्टिविटी में बच्चों को भी 50% इन्वॉल्व करना, उसको एक्टिविटी में शामिल करना। अगर कहानी वगैरह बता रहे तो बच्चों को भी कहानी के माध्यम से पात्र बनाना बच्चों को, है ना, तो बच्चों को भी क्या करना, प्रश्न पूछने का मौका देना, बेझिझक किसी भी प्रकार से प्रश्न बोल सके। तो इस प्रकार की अगर मौका देता है ना तो ये क्या कहलाता है, छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था कहलाता है। लेकिन शिक्षक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में ये होता है कि बच्चों को भी कोई भी ना क्वेश्चन करने का मौका नहीं देता, शिक्षक आता है पढ़ाता है चला जाता है। तो ऐसा छात्र केंद्रित नहीं होता, शिक्षक केंद्रित होता है। तो इसीलिए अभी का जो शिक्षक व्यवस्था या एनसीएफ 2005 जो अनुशंसा करता है वो शिक्षक केंद्रित ना होकर के छात्र केंद्रित पर बल देता है। और ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो सहमत नहीं है, क्योंकि देखो इसमें नहीं है बोला है, नेगेटिव है ना प्रश्न, तो ऑप्शन भी नेगेटिव लेना है ना। बाकी ऑप्शन सारे के सारे देखो, ऑप्शन ए बी और सी तीनों के तीनों पॉजिटिव वे में है, तो ये तीनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसमें गलत हो जाएगा, गलत को लेने के लिए बोला है तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 142 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन बी बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करने के लिए। ऑप्शन सी पर्यावरण का पता लगाने के अवसर प्रदान करना, या ऑप्शन डी अवलोकन, माप, भविष्यवाणी, पूर्व सूचना और वर्गीकरण जैसे कौशल विकसित करना। तो प्रश्न क्रमांक 142 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांत को याद करने के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। प्रश्न जो है वो निगेटिव बोला गया है, आवश्यक नहीं है पर्यावरण पढ़ाने के लिए बोला है, तो जो आवश्यक नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांत को याद करने के लिए। याद बोला है, याद का मतलब होता है रटवाना, तो क्या आप बच्चों को याद करके रटवाना चाहते हो क्या, किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक अवधारणा या सिद्धांत है उसको नहीं रटवाना है। अभी के बच्चों को, आपको बच्चों को समझाना है, जब तक ना समझे 2 बार 3 बार 4 बार आप लोगों को समझाओ, सरल तरीके से समझाओ, उसके मदर टंग मतलब मातृभाषा में समझाओ, लेकिन जब तक बच्चों को समझ में नहीं आए आपको समझाना है, याद नहीं करवाना है। जहाँ पर भी याद करने वाली बात, रटाने वाली बात है ना वो निगेटिव होता है। तो प्रश्न अगर निगेटिव बोला है तो आंसर भी आपको निगेटिव लेना है। बाकी को देखोगे तो ऑप्शन ए पॉजिटिव है, भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकास करना, तो ये करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में है। सी को देखो पर्यावरण का पता लगाने के अवसर प्रदान करना, तो बच्चों को खोजबीन के अवसर प्रदान करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सी को देखो अवलोकन, माप, भविष्यवाणी और वर्गीकरण जैसे कौशल विकसित करना, तो ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा। अवलोकन का मतलब क्या होता है जी, ऑब्जर्वेशन करना, देख करके क्या है कैसे है उसको ऑब्जर्व करना, है ना, तो ये भी पॉजिटिव में है। तो नेगेटिव जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 142 का जो करेक्ट आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी को ही करेक्ट लिया गया है, क्योंकि अगर प्रश्न अनिगेटिव है तो आंसर भी तो नेगेटिव लोगे जी, है ना।
ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 143 को ध्यान से पढ़िए। पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरण को व्यवस्थित करें। ए करके इसमें दिया है थ्योरी में पाठचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण। बी दिया है अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना। सी करके दिया है पाठचर्या अनुकूलन लागू करना। और डी करके दिया है शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकी का चयन करना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपको इसको ना क्रम में जमाना है, मतलब सीरीज में जमाना है कि पहले कौन आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन आएगा, आपको ऐसे सीरीज में जमाना है। तो क्या इसका आंसर होगा, आप पहले गैस कीजिए, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर दे दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 143 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए, बी, डी और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरण को व्यवस्थित कीजिए। तो पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया और पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया का अगर आप लोगों को मतलब समझाओ ना, तो पाठ्यक्रम अनुकूलन का मतलब ये होता है कि एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों को पहले क्या करोगे, मतलब पहले पढ़ाने के लिए जाओगे ना, तो क्या क्या पहले करोगे, किस किस ने जो प्रक्रिया उसका पहले आप पालन करोगे, क्या क्या अपनाओगे, ये पूछा गया इसमें। जब आप लोग बच्चों को पढ़ाओगे तो शैक्षणिक प्रक्रिया में आप किस प्रकार से छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता को, उसके सीखने के कौशल को और उसके विशेषताओं को पूरा करने के लिए ना जो पाठ्यक्रम है उसमें बिना किसी बदलाव के जो लक्ष्य है उसको बिना बदले आप लोग अलग अलग विधियों को प्रयोग करके आप पढ़ाओगे बच्चों को, ये होता है उसका मतलब। तो सबसे पहला जो होगा वो ए हो जाएगा, पाठचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण करना। मान के चलो आप किसी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने गए हो, मान ले के चलो कक्षा 5वीं में गए हो, तो आप जब बच्चों को पढ़ाने गए हो तो पढ़ाने से पहले आप उस पाठ की आवश्यकता को पहले निर्धारण करोगे ना, कि आप उस पाठ को पढ़ाने गए तो उस पाठ का उद्देश्य क्या है, क्यों आवश्यक है उस पाठ को पढ़ना, ये आप पहले ढूंढोगे ना। तो ये पहला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो होगा वो बी हो जाएगा, अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्व की पहचान करना। तो किस प्रकार की बच्चों को ना सीखने की आवश्यकता है इसकी आप लोग क्या करोगे, पहचान करोगे और उसे अनुकूलित करोगे उस पाठ को। तो ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद जो होगा वो डी हो जाएगा तीसरा में, शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकी का चयन करोगे। शिक्षण का मतलब ये होता है कि आप किस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को पढ़ाओगे, तो पढ़ाना जो है वो शिक्षण कहलाता है। तो किस शिक्षण और व्यवहार के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाओगे। मतलब ये कि कई स्कूल में डिजिटल बोर्ड होता है, कई स्कूल में नहीं होता है, ग्रीन बोर्ड होता है, कई स्कूल में केवल ब्लैक बोर्ड होता है। तो उसके माध्यम से आप बच्चों को किस प्रबंधन तकनीकी के माध्यम से पढ़ाओगे ताकि वो एक बार में सीख जाए। तो ये तीसरा हो जाएगा इसमें। और अंतिम में जो चौथा आएगा वो पाठचर्या अनुकूलन लागू करना। ये सारे मेथड को आप लोग लागू कर लोगे तो लास्ट में क्या करोगे, जान लोगे तो जान लोगे तो इस लास्ट में इसको लागू करोगे और पढ़ाने लग जाओगे। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 143 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ जो वर्ड है ना जो आप लोगों के लिए लगता है नया है तो नोट करके रख लिया करो, आप लोगों को रिवीजन में काम आ जाएगा और भी, और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ करके जा सकते हो, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 152 को अब ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठचर्या क्षेत्रों को महत्व देता है। ये तो सेम टू सेम प्रश्न हो गया जी, हम लोगों ने जो पहला प्रश्न पढ़ा था ना वो सेम टू सेम हो गया, है ना। और ये बीएड 2025 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चारों इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कला व शिक्षा के लिए पढ़ना हो जाएगा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा देना, काम और शिक्षा देना और शांति के लिए शिक्षा, ये भी चारों के चारों इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 155 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में भाषण के तत्व क्रम है। तो आप ये बताओ कि मान के चलो आप कक्षा में भाषण देने गए हो, मान के चलो कोई कंपटीशन होता है, आप बच्चों को भाषण देने गए हो, तो क्या क्या मेथड को पहले यूज़ करोगे ये आपको बताना है, सीक्वेंस में जमाना है। पहला प्रस्तावना, बी करके दिया है वर्णन, सी करके दिया है विवरण प्रतिक्रिया और डी करके दिया है स्पष्टीकरण और ई दिया है निष्कर्ष। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 155 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई इसका ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सीक्वेंस में है वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? कक्षा में भाषण के तत्व क्रम है। मान के चलो आप एक शिक्षक हो और शिक्षक होने के नाते पूरे कक्षा में आप क्या कर रहे हो, भाषण दे रहे हो। मान के चलो आज स्वतंत्रता दिवस है और आज के दिन आपको क्या करना है, एक शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषण देना है ना। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब ये होता है कि आप जो भी भाषण देना चाहते हो ना तो उसका बच्चे को आपको बताओगे। मान के चलो स्वतंत्रता दिवस पर आप महात्मा गांधी जी के बारे में बताना चाहते हो एक शिक्षक के रूप में, तो आप प्रस्तावना के रूप में क्या बोलोगे कि बच्चों देखो आज मैं आपको ना स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी जी के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने किस प्रकार से ना अंग्रेजों को ना भारत से बाहर निकाला था। तो ये आप शॉर्ट में उसको प्रस्तावना में बताओगे, है ना। उनका जो जो अच्छे कार्य है ना, जो अहिंसात्मक रूप से उन्होंने किस प्रकार से भारत को आज़ाद किया था, ये आप लोग क्या करोगे, प्रस्तावना में सबसे पहले बच्चों को बताओगे। उसके बाद दूसरा में क्या करोगे, दूसरा में उसका वर्णन करोगे पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक कि उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका गया था लॉ की पढ़ाई करने, कब वो फिर से भारत आया था, भारत आकर के किस प्रकार से पहला आंदोलन किया था चंपारण में, उसके बाद भारत की आज़ादी के लिए कैसे कैसे उन्होंने अहिंसात्मक रूप से क्या किया था, अहिंसात्मक रूप से जो धरना प्रदर्शन है, जो कार्य है अपना वो किया था और भारत को आज़ाद किया था। ऐसे आप लोग क्या करोगे, वर्णन करोगे। उसके बाद तीसरा में क्या करोगे, वितरण प्रतिक्रिया। तो किस प्रकार से आप वितरण करोगे, पूरी तरह से डिलीवर करोगे बच्चों को, अपना जो स्पीच है वो करोगे तीसरा में। उसके बाद चौथा में स्पष्टीकरण करोगे। स्पष्टीकरण का मतलब यह है कि पूरा जो आप लोगों का जो आपने भाषण दिया है उसका क्या करोगे, स्पष्टीकरण दोगे कि आप लोग ये समझाओगे कि मुख्य उसका उद्देश्य क्या है, ये आप लोग बच्चों को समझाओगे। आप महात्मा गांधी जी के बारे में अगर भाषण दोगे तो उस भाषण का आप लोग क्या करोगे, स्पष्टीकरण दोगे कि उसका मेन उद्देश्य क्या था, भारत को आज़ाद करना उनका मेन उद्देश्य था, आप उसका स्पष्टीकरण दोगे, है ना। और उसके अलावा अंतिम रूप से निष्कर्ष निकालोगे आपके भाषण का कि बच्चों लोगों ने इस भाषण से क्या सीखा, क्या वो बनना चाहता है, किस प्रकार से अपना आइडियल उनको मानना चाहता है। तो इस प्रकार से आप जो अपना भाषण दिए उसका निष्कर्ष निकालोगे कि कितना जो बच्चा है वो सीखा है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये ज़्यादा टफ नहीं है, केवल ना अपने आप को इस प्रश्न की जगह में रखो और सोचो तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों को। और ख़ास तौर से शिक्षण अभिरुचि के विषय में ना आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपकी जो सोचने की जो क्षमता है ना, उसे ज़्यादा टेस्ट किया जाता है एक शिक्षक के रूप में कि आप एक शिक्षक के रूप में अगर वहाँ रहोगे तो कैसे आंसर लोगे, किस प्रकार से लोगे, ये चेक करते हैं जी। तो इस प्रकार से माइंड सेट रख करके सोचा करो, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 157 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा शास्त्र में शिक्षण विधियों को अपनाने का सही क्रम क्या होगा? पहला दिया है पाठ्यक्रम का योजना बनाना, दूसरा शिक्षण विधि का चयन करना, तीसरा कक्षा में शिक्षण कार्य, चौथा विद्यार्थियों का प्रतिक्रिया लेना और पांचवा मूल्यांकन करना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपको अगर प्रश्न को थोड़ा सा समझाओ ना तो शिक्षण शास्त्र में शिक्षण विधियाँ मतलब यह कि आप कोई जब पाठ को पढ़ाना चाहते हो तो आप किस विधि के साथ आप पढ़ाओगे एक शिक्षक के रूप में, तो उसको क्रम वाइज आपको जमाना है। तो इसको भी आपको पहले से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल ध्यानपूर्वक अपने आप को रखो, मतलब इस क्वेश्चन के जगह में अपने आप को रखो कि आप अगर शिक्षक होंगे, आप अगर कि कोई टॉपिक को पढ़ाओगे तो किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाओगे, केवल यही आपको देखना होगा। तो क्या इसका आंसर होगा, खुद डिसाइड करो पहले, फिर मैं आप लोगों का इसका आंसर बताता हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 157 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो भी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा शास्त्र में शिक्षण विधि को अपनाने का सही क्रम क्या होगा? तो आप एक शिक्षक होने के नाते जब आप लोग बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, शिक्षण विधि का चयन कर रहे हो। शिक्षण विधि का मतलब ये होता है कि आप लोग ना कोई भी पाठ अगर बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो किस विधि का चयन करोगे, किस तरीके से पढ़ाओगे। आप लोगों को पता होगा ना प्रत्येक शिक्षक का जो पढ़ाने का जो विधि है, जो
तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कई जो शिक्षक होते हैं वो एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाता है, कई कहानी कथन के माध्यम से पढ़ाता है, कई शिक्षक नाच नाच करके पढ़ाता है। तो सबके पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है ना। तो आप किस शिक्षण विधि का चयन करोगे, ये जो थ्योरी दी है उसके अनुसार आपको ये बताना है। तो सबसे पहला जो आप काम करोगे वो ए करोगे ना जी, पहला वाला पाठ्यक्रम की योजना बनाना, कि आप किस पाठ को पढ़ाने वाले हो इसका योजना बनाओगे ना। कि मान के चलो पर्यावरण में अगर मैं पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसका मैं योजना बनाऊंगा कि मैं इस योजना को किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाऊंगा, जो पर्यावरण का विषय है उसको मैं। उसके बाद क्या करना है, दूसरा जो होगा वो शिक्षण विधि का चयन करूंगा। दूसरा में क्या चयन करूंगा, अगर मैं मान के चलो बच्चों को पत्तियों के जड़ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मतलब पेड़ के जड़ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, दो शिक्षण विधि बनाऊंगा। मैं ना बाहर से एक छोटा सा पौधा को जड़ को लेकर के जाऊंगा, या तो रेशेदार पौधा के जड़ को लेकर के जाऊंगा और सिंपल वाला जो पौधा है उसके जड़ को लेकर के जाऊंगा, और ये शिक्षण योजना बनाऊंगा कि बच्चों को दिखा करके क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। ये योजना बना लिया मैंने। उसके बाद तीसरा क्या करूंगा, तीसरा जो है ना वो कक्षा में शिक्षण कार्य कराऊंगा। मतलब जो मैंने योजना बनाया और उसके बाद जो विधि का चयन किया, अब क्या करूंगा, तीसरा में मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा ना जी। डायरेक्ट योजना बना लिया, शिक्षण बना लिया कि मैं जड़ को लेकर के जाऊंगा और बच्चों को दिखा करके पढ़ाऊंगा, तो वो शिक्षण कार्य कराया है ना, मतलब बच्चों को पढ़ा दिया। अब उसके बाद चौथा में क्या आएगा, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना। मतलब जब मैंने बच्चों को पढ़ा दिया उसके बाद मैं बच्चों की प्रतिक्रिया लूंगा कि मैं जो विधि से बच्चों को पढ़ाया हूँ वो सीखा है या नहीं सीखा है। नहीं सीखा है तो वो क्या कारण है, और सीखा है तो कितना सीखा है, क्या मेरे सिखाने में किसी प्रकार की कमी थोड़ी है। तो मैं क्या करूँगा, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लूँगा, बच्चों से पूछूंगा। पूछ लिया मैंने चौथा में। अब अंतिम रूप से क्या करूँगा, मूल्यांकन करूँगा बच्चों का। लास्ट में हफ्ते में एक बार कम से कम मूल्यांकन लूँगा, टेस्ट लूँगा कि मैं जो बच्चों को पढ़ाया हूँ वास्तविकता में उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने समझा है या नहीं समझा है। तो हो सकता है मैं मौखिक रूप से या लिखित रूप से बच्चों का मूल्यांकन ले लूँ। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला जो मैं कार्य करूँगा वो पाठ्यक्रम का योजना बनाऊँगा कि मैं एक्चुअल में पढ़ाऊँगा क्या। दूसरा जो कार्य करूँगा वो शिक्षण विधि का चयन करूँगा कि मैं किस विधि से बच्चों को पढ़ाऊँगा। तीसरा जो है वो कक्षा में शिक्षण कार्य कराऊँगा, मतलब पढ़ाने लगूँगा तीसरा में। चौथा जो कार्य करूँगा विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लूँगा कि जो मैंने बच्चों को पढ़ाया वो सीखा है या नहीं सीखा है। और पांचवा लास्ट में मूल्यांकन करूँगा कि अगर सीखा है तो कितना सीखा है, और नहीं सीखा है तो वो क्या कमी है, ये मूल्यांकन के माध्यम से मेरे को पता चल जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को समझते हुए चलना है, रटना आप लोगों को नहीं है। रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, समझे रहोगे तो आराम से बना पाओगे, चाहे आप लोगों से कितना भी कूट में प्रश्न पूछे। तो ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न को आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को अब ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेगा। ऑप्शन बी, आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु घर पर उनके माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ। या ऑप्शन सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा में व्यवस्था में। या ऑप्शन डी, विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विशेष स्कूल में। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा में व्यवस्था इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालक कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बालक दिव्यांग है ना तो वो उसको कैसे पढ़ाना चाहिए ये बोला है। तो जो बालक अगर दिव्यांग होंगे तो उन बालकों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा में व्यवस्था करना, ताकि जो भी दिव्यांग बालक है अपने आप को हीन ना समझे, अपने आप को दूसरों से अलग ना समझे। और समावेशी शिक्षा क्या होता है आपको मैंने पहले भी बता दिया हूँ कि समावेशी शिक्षा क्या होता है, अभी भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। समावेशी शिक्षा कहने का मतलब ये होता है कि एक स्कूल में एक शिक्षक के द्वारा एक जो क्लास है उसमें सारे बच्चों को बिना किसी भेद
भेदभाव के बच्चों को पढ़ाना क्या होता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। क्योंकि एक कक्षा में अलग अलग जाति, धर्म, वंश, समुदाय, ऊंच नीच सारे जो बच्चे रहते हैं ना वो रहते हैं। ऊंच नीच एक्चुअल में नहीं बोला जा सकता, माफ़ कीजिएगा, लेकिन सारे जो अलग अलग समुदाय के जो बालक हैं ना वो रहते हैं, जिसमें कई बालक एक बार में समझ जाते हैं, कई बालक 2-3 बार में समझते हैं। मतलब इंटेलिजेंट बालक भी इसी में रहता है, सामान्य बालक इसी में रहता है और मंदबुद्धि बालक भी इसी में रहता है। और उसके अलावा जो अलग अलग जो थोड़ा बहुत हैंडीकैप जो बालक होते हैं ना, मतलब दिव्यांग बालक, वो भी इसी कक्षा में पढ़ता है। तो सारे बच्चों को एक शिक्षक के द्वारा एक ही पाठ को एक तरीके से पढ़ाना क्या कहलाता है, एक ही को ध्यान में रखकर पढ़ाना ना, मतलब एक शिक्षण विधि से पढ़ाना ना समावेशी शिक्षा कहलाता है। सारे बालकों को एक साथ जो है ना वो पढ़ाना वो समावेशी कहलाता है। ठीक है, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सारे बालकों को समान शिक्षा का अवसर दिया जाता है और किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाता। अगर किसी भी बालक के मन में कोई सवाल आता है तो बेझिझक वो पूछ सकता है बिना किसी संकोच के, और शिक्षक जो होता है वो उसका आंसर दे, तो उसे विशेष आवश्यकता वाले बालक इस कक्षा में रहता है और उसे ही ना समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस टॉपिक को। और इसमें देखो क्या बोला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बालक अर्थात हैंडीकैप जो बालक होंगे अर्थात दिव्यांग जो बालक होंगे ना, तो उन बालकों को क्या करना है, उन बालकों की व्यक्तिगत जो आवश्यकता होगा तो उनका पूरा करने के प्रावधान के साथ समावेशी शिक्षा प्रदान करना, ताकि वे जो बालक है अपने आप को दूसरों से अलग ना समझे। जो दिव्यांग बालक है वो कॉमन बालक समझे, मैं भी दूसरों बालक की तरह हूँ ये समझे, तो इसीलिए समावेशी शिक्षा प्रदान करना जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है ना, RTE 2009, तो ये आप लोगों को याद रखना है। राइट टू एजुकेशन 2009 इसे कहते हैं। और आप लोगों को राइट टू एजुकेशन 2009 क्या है आप लोगों को समझा चुका हूँ। अभी भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ ना कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 क्या है, तो 2009 में ना शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था और इसमें क्या बोला था, प्रत्येक जो बालक है भारत के ना, जो बालक है वो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की जितने भी बालक हैं उन सारे बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात ना हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है। और हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में सभी बालक को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात किया गया है आर्टिकल 21A में। और इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बालक होंगे उन तमाम बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, ये बोला गया आर्टिकल 21A में। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और अगर कोई बालक दिव्यांग है ना, तो उन बालकों को 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की, मतलब कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक की जो शिक्षा है ना वो फ्री दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा। लेकिन जो बालक नॉर्मल है उन बालकों को कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 8वीं तक की उनको क्या किया जाएगा, फ्री में पढ़ाया जाएगा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इन सारी बातों को। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये आर्टिकल को खास तौर से पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से जितना ज़्यादा कूट वाली प्रश्नों को सॉल्व करोगे बेहतर होगा जी आप लोगों के लिए, तो ट्राई किया करो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यान से पढ़िए। एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक कौशल को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए करके दिया है विषय पर पकड़, बी करके दिया है प्रभावी संचार कौशल, सी दिया है शिक्षण विधियों का ज्ञान, और डी करके दिया है छात्रों की समझने की क्षमता, और ई करके दिया है लगातार आत्म मूल्यांकन और सुधार। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। और इस प्रकार के जो प्रश्न है ना वो बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर है ना अर्थात जो एग्जाम लेने वाला है ना वो चेक करता है कि आप में कितना सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब एक शिक्षक के रूप में आप क्या सोच सकते हो, ये नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो बना पाते हो या नहीं बना पाते हो ये देखता है। तो ध्यानपूर्वक ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए सी बी डी ई इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान से प्रश्न क्रमांक 49 को पढ़ो पहले। एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक कौशल को सही क्रम में जमाइए। आप अगर एक सफल शिक्षक बनना चाहते हो तो आप क्या क्या कौशल अर्जित करना चाहोगे ये बोला है, सिक्वेंस वाइज जो जमाना है उसको बोला है। तो सबसे पहले जो होगा ना वो ए ही इसमें पहला हो जाएगा, विषय पर पकड़। आप जिस सब्जेक्ट का अगर कि टीचर बनना चाहते हो उस विषय
विषय पर आपका क्या होना चाहिए, पकड़ अच्छा होना चाहिए। तो ये इसमें पहला हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो होगा वो शिक्षण विधियों का ज्ञान, आपको किस प्रकार से पढ़ाना है इसका ज्ञान होना चाहिए। मान के चलो अगर मैं इतिहास का शिक्षक बनना चाहता हूँ तो मेरा इतिहास में ना पकड़ जो है वो अच्छा होना चाहिए। कहीं से भी कोई भी सवाल पूछे तो क्या है वो मैं जवाब दे पाऊँ, तो इस प्रकार से मेरे को पकड़ होना चाहिए इतिहास का। दूसरा क्या है, वो शिक्षण विधि का ज्ञान, इतिहास को कैसे पढ़ाया जा सकता है और कैसे पढ़ाते हैं इसका मेरे को ज्ञान होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं ना वो सन को लेकर के हो, चाहे राजा महाराजाओं के उसका परिचय को लेकर के हो या शासन काल को लेकर के हो, तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बालकों का, उसको आराम से मैं समझा पाऊँ, इस प्रकार से मेरे को शिक्षण विधि का ज्ञान होना चाहिए दूसरा में। उसके बाद तीसरा जो आएगा वो बी हो जाएगा, प्रभावी संचार कौशल। एक जो शिक्षक हो रहूँगा ना मैं, तो मेरा ये सबसे पहला उसका विशेषता हो जाएगा, कौशल हो जाएगा कि मेरे को ना प्रभावी संचार कौशल का ज्ञान होना चाहिए। मतलब अगर मैं बच्चों से बात करूँ तो अच्छे से बात करूँ, मेरे को देख करके बच्चे क्या रहे, इफेक्ट रहे। मतलब यह है कि मेरे को बच्चे जो है ना वो आइडियल माने। तो इस प्रकार से ना प्रभावी संचार होना चाहिए, ताकि मैं बच्चों को एक बार कोई भी चीज़ को समझाऊँ तो वो समझ में आ जाए और बच्चे को क्या है अच्छा लगे, और एक बार में वो उसका जो समझ है वो प्रभावी हो जाए, समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से प्रभावी संचार कौशल होना चाहिए मेरा। तो ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो होगा ना वो डी इसमें चौथा हो जाएगा, छात्र की समझ की क्षमता। मतलब एक जो छात्र है वो किस प्रकार से समझ सकते हैं मेरा जो पढ़ाना है उसको, तो इस प्रकार से समझाने की क्या होगा, क्षमता मेरा होना चाहिए। उसके अलावा एक बार में जो बालक है ना अगर अपना समस्या बताए तो एक बार में मैं समझ जाऊँ, तो इस प्रकार से मेरा जो क्षमता है समझने की ना वो होना चाहिए मेरा। और मैं जब बच्चों को पढ़ाऊँ तो वो भी एक बार में समझ जाए, इस प्रकार से मेरे को ऐसे शब्दों का उपयोग करना और समझाना है। तो वो छात्रों की समझ की क्षमता हो जाएगा चौथा में। और अंतिम जो रूप होगा ना वो लगातार आत्म मूल्यांकन और सुधार करना। तो क्या होगा, मैं अपने आप का ना लगातार क्या करूँगा, आत्म मूल्यांकन करूँगा और जांचूंगा कि मेरे में क्या क्या कमी है और किन किन प्रकार की कौशलों को विकसित करने की आवश्यकता है मेरे में, और लगातार मैं अपने आप को अपडेट करते जाऊँगा, सुधार करते जाऊँगा। तभी मैं क्या करूँगा, एक सफल शिक्षक बन पाऊँगा, अच्छे से मेरे में कौशल जो है वो रहेगा और जो बच्चे रहेंगे वो मेरे को क्या है आइडियल मान सकते हैं। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसी प्रकार की जो क्वेश्चन है ना वो अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को ध्यान से पढ़िए। अब एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को किन रणनीति को अपनाना चाहिए। पहला दिया है रणनीति करके सभी छात्रों के लिए एक ही पाठ्यक्रम सामग्री का उपयोग करना। दूसरा दिया है छात्रों की सीखने की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित करना। सी करके दिया है विशिष्ट छात्रों को अलग अलग बैठा करके पढ़ाना। या ऑप्शन डी करके दिया है छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भिन्न भिन्न मूल्यांकन विधि का उपयोग करना। तो क्या इसका आंसर होगा, आपको बताना है ऑप्शन ए केवल ए और सी, ऑप्शन बी केवल बी और सी, ऑप्शन सी केवल ए और सी, या ऑप्शन डी केवल बी और डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, बी और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान से पढ़िए प्रश्न क्रमांक 47 को। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को किन रणनीति को अपनाना चाहिए। समावेशी कक्षा के बारे में आप लोगों को बताया होना कि समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि एक कक्षा में एक स्कूल में एक शिक्षक के द्वारा सारे जो बच्चे होंगे ना, चाहे अलग अलग धर्म जाति वंश समुदाय लिंग के जो बच्चे होंगे, कोई बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, कई बच्चे थोड़ा मंदबुद्धि होंगे, कई बच्चे सामान्य होंगे, तो सारे बच्चों को एक साथ एक कक्षा में बिठा करके एक शिक्षक द्वारा बिना भेदभाव के पढ़ाया जाता है ना, तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को किन किन रणनीति को अपनाना चाहिए ये बोला है। तो सबसे पहला इसमें देखो जो जो करेक्ट होगा वो बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, छात्रों की सीखने की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण का अनुकूलित करना। मतलब जो छात्रों की सीखने की जो आवश्यकता होगा ना, तो उसके अनुसार जो शिक्षण है ना उसको अनुकूलित करना, उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाना। तो ये इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चे की जो जो आवश्यकता है उसके अनुसार ही आप बच्चों को ना पढ़ाओगे, जी हाँ, जो कमी है उसको दूर करते हुए ना पढ़ाओगे, तो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा डी करेक्ट हो जाएगा, छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भिन्न भिन्न मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना। मतलब ये कि बच्चों को ना प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ना कभी कभी आप ओरल मूल्यांकन कर लोगे, मतलब प्रश्न ओरल तरीके से पूछ लोगे, है
ना मौखिक तरीके से, कभी कभी लिखित रूप में आप लोग पूछ लोगे, कभी कभी खेल कूद के माध्यम से बच्चों को परख लोगे। तो इस प्रकार से मूल्यांकन विधि का उपयोग करना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत कैसे होगा ये जान लो, मतलब पहला ए जो है ना वो गलत कैसे होगा ये जान लो। सभी छात्रों के लिए एक ही पाठ्यक्रम सामग्री का उपयोग करना। तो आप लोग मुझे बताओ, एक शिक्षक होने के नाते सभी छात्रों के लिए एक ही पाठ्यक्रम का उपयोग करोगे क्या? नहीं कर सकते जी। कैसे बताऊं आप लोगों को? तो देखो, एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा सारे बच्चों को एक तरीके से पढ़ाना सही है, लेकिन मान के चलो अगर कोई बच्चा एक बार में नहीं सीखेगा तो आप क्या करोगे? आप छोड़ दोगे क्या? जो बच्चे सीखे हैं उसको आप पढ़ा दिए, बाकी जो बच्चे नहीं सीख पाए एक बार में उसको छोड़ दोगे क्या? तो एक ही पाठ्यक्रम का उपयोग नहीं कर सकते आप। जो बच्चा नहीं सीखा उसको आप दोबारा पढ़ाओगे, तो ये भी इसमें करेक्ट होगा। ध्यान रखना है आप लोगों को, दोबारा आपको पढ़ाना पड़ेगा। नहीं समझे हैं तो उनको उनके ही शब्दों में, उनके मदर टंग में, उनकी मातृभाषा में आपको दोबारा पढ़ा करके समझाना पड़ेगा। तो एक ही पाठ्य सामग्री का आप उपयोग नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा सी कैसे गलत होगा ये भी जान लो। विशिष्ट छात्रों को अलग अलग बैठा करके पढ़ाना। विशिष्ट छात्र जो होंगे, मान के चलो कोई इंटेलिजेंट बालक होगा, तो क्या आप उसे अलग अलग बिठा करके पढ़ाओगे क्या? जो नॉर्मल बालक होगा, जो थोड़ा बहुत मंदबुद्धि बालक होगा, उसमें तो हीन भावना आ जाएगा जी कि ये जो शिक्षक है ना वो भेदभाव कर रहा है। मतलब जो बालक अपना प्रिय बालक है उसको अलग बिठा करके पढ़ा रहा है और हम लोगों को नहीं पढ़ा रहा है, तो ये तो भेदभाव वाली भावना को पैदा कर देगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, मतलब बी वाला और डी वाला करेक्ट हो जाएगा। और बी और डी किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसीलिए डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। आप एक शिक्षक हो जी, और एक शिक्षक होने के नाते आपको सोचना है, ऐसे सोचोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को अब ध्यान से पढ़िए। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शन ए 6 से 14, ऑप्शन बी 7 से 13, ऑप्शन सी 5 से 11 या ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 वर्ष के बालक इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो अभी जस्ट आप लोगों को बताया था ना 6 से 14 वर्ष के बालक। तो एक चीज़ आप लोगों को दोबारा बता दे रहा हूँ, हमारे भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि देखो अनुच्छेद 21 में कितना, तो अनुच्छेद 21 में ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ये प्रावधान रखा गया है कि भारत के प्रत्येक बालक को जिसकी उम्र 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बीच है, उन सारे बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। मतलब जो नॉर्मल बालक होगा ना उसको 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की, ठीक है, मतलब कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक की ना जो शिक्षा है वो निःशुल्क दिया जाएगा, किसी भी प्रकार से उनसे फीस नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा जो बालक दिव्यांग होंगे ना किसी भी प्रकार से, तो उसको 6 वर्ष की उम्र से लेकर के 18 वर्ष की उम्र तक की, अर्थात कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक की उसका जो एजुकेशन है, शिक्षा है ना, वो फ्री में गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगर बालक दिव्यांग होगा तो 6 से 18 वर्ष उसको याद रखना है, और अगर बालक नॉर्मल होगा तो उसको क्या रखना है? 6 से 14 वर्ष आप लोगों को ध्यान रखना है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 50 को अब ध्यान से पढ़िए। शिक्षण में लचीलापन क्यों आवश्यक है? आपको थ्योरी ए करके दिया है, एक छात्र की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाया जा सके। बी दिया है ताकि शिक्षक अपनी पुरानी रणनीति को बिना बदले जारी रख सके। सी करके दिया है ताकि छात्रों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण पद्धति बदली जा सके। और डी करके दिया है ताकि हर छात्र को एक जैसे अनुभव मिले, चाहे उसकी सीखने की शैली कुछ भी हो। ऑप्शन ए केवल बी और सी, ऑप्शन बी केवल सी और डी, ऑप्शन सी केवल ए और सी, या ऑप्शन डी केवल ए और डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, ए और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण में लचीलापन क्यों आवश्यक है? लचीलापन का मतलब ये होता है कि उसको मॉडिफाई तरीके से पढ़ाना, ठीक है। मतलब जो आवश्यकता है ना, जो ज़रूरत है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उसके आधार पर बच्चों को पढ़ाना, ये लचीलापन कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो शिक्षण में लचीलापन क्यों आवश्यक है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा ए वाला, ताकि प्रत्येक छात्र की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाया जा सके। आप लोगों को पता होगा ना कि प्रत्येक छात्र की सीखने की गति जो होता है वो अलग अलग होता है। कई बालक होता है केवल एक बार समझाने पर उसको समझ में आ जाता है। कई बालक जो होगा वो 2 बार पढ़ाने पर समझाने पर सीखेगा। कई बालक जो है वो बार बार उसके मदर टंग में, उसकी मातृभाषा में समझाओगे ना 2 से 3 बार, तभी अच्छे से उसको समझ में आता है। तो बालकों के ना गति के अनुसार पढ़ाया जा सके, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण में लचीलापन की आवश्यकता होता है इसके वजह से। उसके अलावा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ताकि छात्रों की ज़रूरत के अनुसार शिक्षण पद्धति बदली जा सके। बालकों की जो आवश्यकता है ना, कई बालक हो गए अपने मदर टंग में ही केवल सीखते हैं, अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। तो आप एक शिक्षक होने के नाते उसकी मातृभाषा की ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को पढ़ाओगे, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसको, तो शिक्षण पद्धति में आप बदलाव कर सकते हो। तो ये भी सी वाला जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी बी को देखो गलत कैसे होगा, ताकि शिक्षण अपनी पुरानी रणनीति को बिना बदले जारी रख सके। तो आप अपने कंफर्ट के लिए करोगे क्या? आप एक शिक्षक होने के नाते नहीं ना करोगे। आप अपना कंफर्ट को देखोगे क्या, कि मैं जो रणनीति जानता हूँ, जैसा पढ़ाने जानता हूँ वैसा ही पढ़ाऊंगा, बाकी नहीं पढ़ाऊंगा। जो बच्चे सीखे चाहे ना सीखे कोई मतलब नहीं होगा मेरे को। आप ऐसा सोचोगे क्या? नहीं ना सोचोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। और प्रश्न को देखो, किसी भी प्रकार से आपको निगेटिव लग रहा है क्या? नहीं है ना, तो इसीलिए आप लोगों को निगेटिव आंसर भी नहीं लेना है, ठीक है। उसके अलावा डी को देखो कैसे गलत होगा, ताकि हर छात्र को एक जैसे अनुभव मिले, चाहे उसकी सीखने की शैली कुछ भी हो। आप एक जैसा अनुभव दोगे क्या हर छात्र को, चाहे उसके सीखने की शैली क्या हो, कुछ भी हो? तो आप ऐसा शब्दों का प्रयोग करोगे, ऐसा शैली बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। देखो, सीखने की शैली जो छात्र का होता है वो अलग अलग होता है, बताया ना। तो सब छात्र, कई छात्र एक बार में सीखेगा, कई 2 बार में सीखेगा, कोई 3 बार में सीखेगा। तो सारे की सीखने के ध्यान को अलग अलग तरीके से ध्यान में रखना होगा आपको, एक जैसे नहीं होगा। तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके अनुसार, ठीक है। तो आप लोगों को ना केवल इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। और अभी आप लोगों के पास 3 दिन का टाइम है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन कर लीजिए। पहला, आप लोगों ने अगर रिवीजन नहीं किया होगा, और मैराथन को देखिए, मैं आप लोगों का पूरा सिलेबस में ना क्वेश्चन ला करके समझा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से, और इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। और जो जो वर्ड आप लोगों को क्लिष्ट लग रहा होगा ना, कठिन लग रहा होगा, जैसे अनुकूलन क्या होता है, उसके अलावा और आप लोगों को एक शब्द बताओ ना कि समावेशी शिक्षा क्या होता है, तो इस प्रकार के वर्ड को लिख लिया करो अपने कंफर्ट के हिसाब से। उसके अलावा शिक्षण क्या होता है, तो इसको लिख लिया करो। अधिगम क्या होता है, इसको लिख लिया करो अपने अनुसार। अधिगम का मतलब लर्निंग होता है, सीखना होता है ना। तो ऐसे नोट करके रख लिया करो, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग पढ़ लो तो समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि के विषय में ना इसी प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाएगा, आपके नॉर्मल दिनचर्या का शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। सीडीपी का जो शब्द होता है ना वो अलग होता है, जैसे अनुकूलन, आत्मसात, ये सारा चीज़ अलग अलग होता है, शिक्षण, है ना। तो ये सारा चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए, यहीं बस आज के क्लास को समाप्त करते हैं, और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।